तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया। बेटा आप लोगों के लिए है एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, दैट इज सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे रिलीज कर दिए हैं सैंपल पेपर फॉर 2026 बोर्ड्स की किस तरीके का पेपर बेटा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बायोलॉजी में आगे 2026 बोर्ड्स के लिए। उसी के बेसिस पे यार अपना तुम्हें अब प्रिपेयर करना है कि किस लेवल का पेपर है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जल्दी से डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि तुम लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सको बिना देरी के। तो एक चीज जो कि बढ़िया है बेटा, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। आप लोगों के 5 सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, 33 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट सेक्शन में बेटा आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो कि 1 मार्क ईच होंगे। सेकंड सेक्शन में आपके 5 क्वेश्चन होंगे बेटा 2 मार्क ईच। थर्ड सेक्शन में 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क ईच। डी सेक्शन में बेटा आप लोगों के 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क ईच। और लास्ट ई सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे एंड बेटा 5 मार्क्स ईच होंगे वो। ठीक है, तो ये तो ऐसा सच कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स बेटा 70 है। टाइम कितना अलॉट होगा तुम लोगों को? 3 घंटे का अलॉट होगा। ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है देखो कि भैया ओवरऑल, अरे कोई नहीं, इसमें देखो लिखा भी है कि भैया ओवरऑल कोई बेटा चॉइस नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के बीच बीच में इंटरनल जो चॉइस है वो कहीं कहीं पे गिवन है, तो वो आपको अभी आगे भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं तुम लोगों को बोलूंगी, जब मैंने पूरा ओवरऑल पेपर एनालाइज किया बेटा, द थिंग इज, क्रिस्प बात बोलूंगी, पेपर बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। पेपर बच्चा वो कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तरीके से क्लियर है, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यार घुमा फिरा के या थोड़ा ट्विस्टिंग लैंग्वेज में दे दिया, नहीं। क्वेश्चन ऐसा है कि कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें, जिस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट आता होगा ना, उसी को पता होगा कि किस बारे में, किस रेफरेंस में वो बातें चल रही हैं। वो डायग्राम गिवन है, वो ग्राफ्स गिवन है। तो भाई ओवरऑल बात ये है यार, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज्यादा वर्क करना है, अदरवाइज देखो झूठ नहीं बोलूंगी, आगे बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, सेक्शन ए में बेटा कहीं ना कहीं मैं ऑब्जर्व किया, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इजी टू मॉडरेट का लेवल ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय किससे? ठीक है, इन रेफरेंस टू, ये उसमें पोलन ग्रेन वाले के रेफरेंस में। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी है। ठीक है, लेकिन अब जैसे ये 8th क्वेश्चन है बेटा, ये आपका किससे रिलेटेड है? म्यूटेशन वगैरह से रिलेटेड है, काफी लेंदी है एंड बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं था कि ये क्रिकेट वगैरह का क्या है। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा तुम लोगों को कब समझ आएगा? जब तुम लोगों ने इस साल हर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखो एक ये क्वेश्चन देख लो। ठीक है, और देखो इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे तो ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल तुम लोगों को एमसीक्यू का जो लेवल देखने को मिलेगा दैट वाज इजी एक्सेप्ट दिस 8th क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे ज्यादा वर्क करना। ठीक है, अब आगे चलते हैं जल्दी से। देखो 9th क्वेश्चन बिल्कुल इजी, देखो स्पोरोजोइट्स वगैरह पूछा गया है कि मलेरिया का जो एक एक सीक्वेंस होता है ना, तुम्हें बस सीक्वेंस पता होना चाहिए। जिसको लाइफ साइकिल याद है बेटा, उसे तो सीक्वेंस याद ही होगा। ठीक है, फिर देखो ये भी इजी है, लेकिन ये उसके लिए इजी है जिसे पता है कि भैया एमआरएनए से विच एमआरएनए विल बी ट्रांसलेटेड टू अ पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड्स। इनमें से बेटा कौन सा 8 अमीनो एसिड वाला एमआरएनए होगा, ये उसे पता होगा ना जिसको बेटा ट्रांसलेशन और कोडॉन्स के बारे में पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल का, अगेन बायोटेक का इजी क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है, सीक्वेंस क्या होगा, कौन सा एंजाइम कब डालोगे, इजी है बिल्कुल। देखो अब ये डिटेल में आया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, लाइन से उठाई हुई चीज है ना। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों को अगर एजर्शन रीजन एंड एमसीक्यू करने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि तुम लोग एनसीईआरटी बेटा डिटेल रीडिंग करके जाओ। जहां से भी पढ़ रहे हो उन एजुकेटर के पढ़ाने के बाद आपका एक काम बनता है बेटा, आप उस पैराग्राफ को रीड करो। देखो आईपीएम करके आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन है, उसमें 2-3 लाइन में डिस्क्राइब है ये चीज। अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बेटा, ये उसको अच्छे से पता होगा। तो आप लोगों को यहाँ से क्या समझ आता है बेटा, आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। अब एजर्शन रीजन में अगर आप देखोगे, ये तो इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आप देखोगे, देखो जैसे ये है, सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर सर्वाइव अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, अडेप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड एंड हैज अ जेनेटिक बेसिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको एजर्शन रीजन में देखने को मिलेंगे। तो पेपर स्लाइटली ट्रिकी है, बट
जिस बच्चे की बेटा गुड कमांड है ओवर द कॉन्सेप्ट्स, पेपर उसके लिए बहुत इजी रहेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो ये पेपर देखो, ये क्या है, अगेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी ज़्यादा करो क्वेश्चंस की। ठीक है, उसके बाद देखो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ड्रग्स से रिलेटेड, ठीक है, रोजी वगैरह से रिलेटेड, ट्रांसजेनिक एनिमल वगैरह, एनसीईआरटी लाइन अगेन। ठीक है, तो एजर्शन रीजन में तुम लोगों को अगर सॉल्व करने हैं, पूरे मार्क्स चाहिए ना बेटा, तो तुम लोग मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी रीडिंग एंड ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस करो। ठीक है, अब देखो सेक्शन बी में अगर तुम देखोगे, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, पिछले कुछ सालों में जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी डायरेक्ट थी या इतनी ट्रिकी नहीं थी। ठीक है, कंपैरेटिवली ये जो सैंपल पेपर दिया है इसमें जो लैंग्वेज है और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे हाउ इज द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रोमोटर इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट्स रेगुलेटेड। ठीक है, एक ही हो गया। फिर ये ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें पूछा है कि किस टाइप की इम्यूनिटी अफेक्ट हुई है, कौन से सेल्स हैं। तो ये एक तो कॉन्सेप्ट है, दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अगेन सोचना पड़ेगा बच्चे को। तो इजी नहीं है पेपर बहुत ज़्यादा, बट हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हल्का सा ट्रिकी है, घुमा के है, जिसको बेटा जिसने पढ़ा होगा उसके लिए इजी है, वरना सबके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता था या फिर इसे इजी लैंग्वेज में किया जा सकता था, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चीज मेकर क्लेम्स टू बी अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैसे हो सकता है वो? ठीक है, हाउ विल यू सपोर्ट द सेम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। ये इजी है, फिर भी देखो ये इजी है कि भैया ये ग्राफ कौन सा है और कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलता है। आपका इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह, है ना, तो ये तो फिर भी इजी है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एक आइडियल पिरामिड बना के दिखाओ जिसमें इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, सनलाइट एनर्जी अवेलेबल है। अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और उसे पता है कि जितनी भी सनलाइट अवेलेबल होती है प्लांट उसका केवल 1% लेता है और फिर 10% लॉ लगता है। जिसको ये बेसिक चीजें याद होंगी यार वही ये चीज बना पाएगा। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन वो इतनी छोटी बात है, बच्चों को याद रहे या ना रहे वो डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस को भी ऐसे दिया है कि कितनी बारीकी से तुम्हें याद है, समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे देखो, कंपेयर करना है तो खैर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स का है, बट हाँ ये भी इजी है। कंपेयर करना है अपराइट एंड इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड को, और अगेन एक उनको भी आइडल पिरामिड बनाना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे देखो ये क्वेश्चन इजी है बेटा, कंट्रासेप्टिव, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया है क्वेश्चन, कि ये बताना है इस वाले क्वेश्चन में कि अलग अलग फीमेल की अलग अलग कंडीशन है, आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेफर करोगे। ये भी इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं यार, बायो है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप इसके थर्ड पार्ट में देखोगे बेटा तो यहाँ पे आपको ट्विंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस बार आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्विंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, जितना भी हमारी बुक में होगा उससे हम थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ेंगे। क्लियर है? इसका डिटेल्ड सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कल या परसों तक अपलोड कर चुकी होंगी, तो आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप से आपको आंसर करनी है चीजों को। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। अभी तक इससे पहले टाइप में जो क्वेश्चंस आते थे दैट विल बी मोर लाइक आपको कोई ना कोई उस डिजीज से रिलेटेड देते थे जो बुक में नाम है। यहाँ पे अब जैसे गिनी पिग वगैरह है, यहाँ पे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, है ना, तो तुम्हारी कमांड किस पे अच्छी होनी चाहिए, अगेन जेनेटिक्स वगैरह पे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट हाँ लेंदी है थोड़ा सा, तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेनेटिक्स से हो सकता है कि बेटा लेंदी क्वेश्चंस आ जाएं और थोड़े से ट्रिकी। मैं कहूँगी ज़्यादा ध्यान दो अपने वो तीनों लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, स्पेसिफिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से बेटा जो थर्ड लॉ है आपका, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, ज़्यादा एमसीक्यूज एंड ज़्यादा ऐसे हो सकता है लेंदी वाला ट्रिकी कोई क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन पे अपनी कमांड अच्छी बिठानी है। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाते हैं। यहां पे देखो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ये आपके इवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो ये पूछा है इतनी सारी ऑर्गेनिज्म दिखा के कि ये कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है, तो तुम्हारे इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर होने चाहिए, बिकॉज उसमें काफी सारे फिनोमिना है। कुछ बच्चे हो सकता है बेटा इसे अडेप्टिव रेडिएशन बोल दे, या फिर कुछ हो सकता है कुछ और बताएं। तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि
कौन कौन से फिनोमिना उसमें हैं, ठीक है, और ऑब्जर्व करना आना चाहिए डायग्राम को, तुम्हारी सारी थ्योरीज और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा ऑब्जर्व करके आंसर दे सकते हो। तो बेसिकली ऑब्जर्व करके देखो, आगे भी आया था टेबल वाला, अभी आगे ग्राफ वाला भी आएगा, और यहाँ पे ऑब्जर्व के लिए भी आया है। तो सारी चीजें ऑन द बेसिस है कि आप कैसे पेपर को एनालाइज, ऑब्जर्व करके अपनी नॉलेज को अप्लाई कैसे कर रहे हो। जो बच्चे बेटा लास्ट मोमेंट पे रटते हैं 2 या 3 महीने में कि हम तो सिर्फ अगर एजर्शन रीजन या एमसीक्यू कर ले, हो सकता है अगर मान लो इस लेवल का पेपर आए या इससे स्लाइटली लेवल ऊपर जाए तो बेटा आपकी नाव कभी भी डूब सकती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। पहले से वार्निंग दे रही हूँ और अभी बहुत टाइम है, तुम अच्छे से पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, ये देखो ये क्वेश्चन इजी है, फिर भी आपका माइक्रो वाले चैप्टर से बीओडी लेवल बढ़ गया घट गया, क्या रीजन रहे होंगे, इजी है ये तो, ठीक है। फिर एलाइजा वाला क्वेश्चन इजी है, क्या प्रिंसिपल है एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन भी इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका अगेन इकोलॉजी से आया है। अब तुम अगर देखो इकोलॉजी से कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं आ रहे, ग्राफ वाले आ रहे हैं। तो इकोलॉजी में जितने भी ग्राफ पाई चार्ट्स हैं वो तुम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और मेक श्योर बेटा आप इकोलॉजी से जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करके जा सकते हैं आपको उतने करके जाने हैं। कोई भी टाइप का ग्राफ है उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, आपको सब करके जाना है, क्योंकि आप देखोगे मोस्टली इस टाइप के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं, ठीक है। तो उसमें चाहे कोई ग्राफ है, कोई पाई चार्ट है, कोई नॉर्मल जे शेप, सिग्मॉइड शेप, कोई भी ग्राफ है, ठीक है, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी है, कोई इक्वेशन है, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें बन सकती है आप लोगों को वो चीज़ करके जानी है, ठीक है। और हाँ, वो ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है उसकी वैल्यू और वो चीज़ तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा इस टाइप के क्वेश्चन यही चीज़ डिमांड करते हैं, ठीक है। अब देखो लास्ट अगर मैं डी सेक्शन में आऊं, क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, बट अगेन इट रिक्वायर्ड नॉलेज ओनली। अब तुम इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो पी क्यू आर एस अलग अलग बातें लिखी है, बहुत ईजी है। थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, अगर बेटा फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस लग जाए तो फॉल्स फ्रूट है यार, ईजी क्वेश्चन है ना। तो ये इतना हार्ड नहीं कहूंगी मैं, लास्ट वाला सेक्शन इतना हार्ड नहीं था, बट हाँ ए बी सी में ऐसे क्वेश्चन थोड़े से देखें जिसमें कॉन्सेप्ट का ज़्यादा यूज़ है। लास्ट सेक्शन में इतना कुछ टफ नहीं है, तो आपका हो सकता है जिस टाइप का ये सैम्पल पेपर आया, अगर पेपर भी ऐसे ही आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज पे, ठीक है। उस पर ज़्यादा वर्क करो, एजर्शन रीजन करो ज़्यादा, ग्राफ वाले क्वेश्चन ज़्यादा करो, ठीक है। और अपने जेनेटिक्स वगैरह, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वगैरह, इससे बेटा जो भी है, जो डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है उनको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो, जेनेटिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज को बढ़ाओ, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है हर जगह, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन तो इजी है बेटा, 29th ओवरऑल, इसमें ये वाली कंडीशंस लिखी है, फिर उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि भैया प्लॉइडी क्या है, इनमें से पॉली एम्ब्रियोनिक कौन शो कर रहा होगा, ऑब्वियसली जिसके पास ये वाला देखो पी, न्यूसिलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डेवलप इनटू एम्ब्रियोस, तो ये पॉली एम्ब्रियोनिक कर रहा होगा। टफ बनाने के लिए ये पूछ सकता था पॉली एम्ब्रियोनिक किस किस में होता है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पूछ सकता है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे अटेम्प्ट ईदर सब पार्ट सी और डी, अब आपके पास यहाँ पे इंटरनली क्वेश्चन के अंदर चॉइस है कि आप सी अटेम्प्ट करना चाहते हो या डी, देखो और लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चॉइस है। तो आपको इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में चॉइस मिलेगी, विद इन अ क्वेश्चन चॉइस मिलेगी, दैट इज इंटरनल चॉइस, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे, देखो ग्राफ आया है, नॉट हार्ड अगेन, बट बायो में ग्राफ वगैरह आते हैं तो आप लोगों को वो चीज पढ़ के जानी है। अगेन देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज है, ठीक है, कि भैया पैसिव इम्यूनिटी ज़्यादा है, एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा है, दोनों कैसे आपस में डिफरेंट है, कौन सी एंटीबॉडी कहाँ मिलती है, ये ग्राफ क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या होगा अगर पैसिव इम्यूनिटी इसी तरीके से जाएगी, क्यों होगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो 31st क्वेश्चन देखो,
बेटा जिस बच्चे को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये एक पर्टिकुलर कोडॉन गिवन है, इसको देख करके आपको क्या बनानी है, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनानी है। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या मिल करके एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, है ना, और मान लो यहाँ पे हो सकता है डीएनए का सीक्वेंस गिवन हो, तुम लोगों को उससे एमआरएनए का निकाल के फिर जा करके उसमें ये लगाने हो, प्रोमोटर, टर्मिनेटर और अदर फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है बेटा, ठीक है। देखो ठीक है, क्लियर है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये इजी है, देखो हाउ इज ट्रांसक्रिप्शन अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, क्योंकि उसमें वो 3 स्टेप एक्स्ट्रा होते हैं और एक अलग एंजाइम होता है इस काम को करने के लिए, है ना। और एक्सप्लेन द एडिशनल प्रोसेसेस दैट आर प्रिकर्सर, HNRNA की बात हो रही है, जो कि HNRNA कुछ चेंजेस के अंदर जाता है जिसकी वजह से mRNA बनता है, उन चेंजेस का नाम लिखने के लिए बोला है। विद डायग्राम आप बना सकते हो, इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाले सेक्शन में मैं कहूंगी कंपैरेटिवली, ठीक है। अब देखो, अब जैसे विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी बेटा, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेक श्योर जेनेटिक कोडॉन, सब बच्चों के लिए ये बात, तुम्हारी बुक में जितने जेनेटिक कोडॉन्स का बेटा जिक्र किया है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कौन सा जेनेटिक कोडॉन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो इस बार CUET में भी आए थे, तो आपको बोर्ड्स में भी पता होने चाहिए कि यार कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है बेटा। फिर लास्ट क्वेश्चन फिर भी इजी है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट नहीं है बट हाँ नॉर्मल है, कर लोगे। अगेन बायोटेक्नोलॉजी से है कि किस तरीके से कौन से एंजाइम्स लगते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, इजी है ये तो, बहुत इजी है, ठीक है। और कौन सा एक एनिमल और प्लांट पैथोजन है जिसका पैथोजेनिक नेचर है बट वो स्टिल एज अ टूल यूज होता है rDNA टेक्नोलॉजी, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन भी। तो 5 वाला जो लास्ट सेक्शन है वो थोड़ा इजी है, ABCD में मैं कहूंगी तुम लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि अगर नंबर कटेंगे तो वहां कट सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स पे कमांड अच्छी बिठानी है, सारे के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, और अब बेटा आप लोगों को मेहनत स्टार्ट करनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं बेटा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन से आया है, इतना कुछ टफ नहीं है, देखो, और इसमें चॉइस है, ठीक है। और मेनली क्या है ये लास्ट में, देखो कितनी डेप्थ से पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं, आइडेंटिफाई द कॉमन फैक्टर इन रीजन्स विद अ हाई नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड सजेस्ट एटलीस्ट 2 रीजन फॉर दिस ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो ओवरऑल बात ये है, पेपर स्लाइटली ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है, डायरेक्ट क्वेश्चन लास्ट वाले सेक्शन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, लेकिन ABCD में डोंट एक्सपेक्ट दिस, उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस्ट द पेपर इज बेटा ओवरऑल बैलेंस्ड है, बट हाँ जो बच्चा बेटा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगा बेटा, आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सो टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि पेपर इस बार जो सैम्पल पेपर है रिलीज हो गया जल्दी ही, ठीक है, तो आप लोग इससे इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 1 शॉट्स लगाओ, रिवीजन करो और बढ़िया तरीके से लिख के देखो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी अगर अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट करके मेरे को डेफिनेटली बताना। रेस्ट मैं ये कहूंगी, पिछले कुछ सालों के जो मैं सैम्पल पेपर जब ऑब्जर्व कर रही थी उसमें लैंग्वेजेस थोड़ी सी डायरेक्ट थी, या फिर इतने हार्ड या टफ क्वेश्चंस नहीं थे, हल्का सा ट्रिकी लेवल है मैं बोलूंगी, और बेटा हो सकता है ये अपग्रेड भी हो जाए, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना और अपना बेस्ट देना, ठीक है। और इसका डिटेल सोल्यूशन बेटा मैं कल डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो डेफिनेटली देखना, तुम्हारे आगे काम आएगा। चलो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।